तो वही लेकर आ चुका हूँ एक काफ़ी सी धांसू सी और एकदम नई मांगा जिसको क्रिएट करने वाला वही स्टूडियो है जिसने आई किल्ड एन एकेडमिक प्लेयर और द एक्स्ट्रा एकेडमिक सर्वाइवल गार्ड मानवा को भी क्रिएट किया है। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि स्टोरी कितने धांसू होने वाली है। तो बिना देर किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग एक बंदे के बारे में बताने से होती है जिसके बारे में बताया जाता है कि एक ऐसा बंदा जिसको इस पल का काफी लंबे टाइम से इंतजार था। हाँ भाई, उसको इंतजार था एक नई दुनिया में जन्म लेने के लिए, क्योंकि वह अपनी पुरानी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं था। वह भी अपने सामने के दृश्य को देखकर मन में सोचता है वही अनफेमिलियर सी फीलिंग और एक अनफेमिलियर सी सेंसेशन, पोजेशन, ट्रांसमाइग्रेशन, रीइंकार्नेशन, वो भी दूसरी दुनिया में। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली हमारा एमसी कोरिया का एक सिटीजन है जिसका नाम है किम सन वू, और उसने इस मूवमेंट को तैयार करने के लिए काफी लंबा ही टाइम बताया है। हर एक नोवेल, वेब नोवेल, हर एक मांगा, हर एक गेम, हर वो काम जिसे वह पसंद करता था, उन सभी चीजों पर वह 5700 शब्दों का एक रिव्यू लिखता। हर एक सिंगल दिन बिना फेल हुए और अलग अलग तरीकों से हर एक चीज को डिटेल में भापने के बाद और हर एक चीज को डिटेल में लिखता। वह हर एक स्टोरी को पूरी तरीके से मेमोराइज कर लेता, जैसे उस स्टोरी की वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर्स और रिलेशनशिप, यहाँ तक कि हिडन ट्रेजर्स की लोकेशन तक भी। ऑफ कोर्स काफी सारे ऑथर्स और राइटर्स ने उसकी वजह से अपने काम को ही छोड़ दिया और कई सारे फैंस उस पर काफी ज्यादा गुस्सा भी हुए। उसे काफी सारी कम्युनिटीज में मॉक किया गया और काफी तरीके से ब्लॉक भी किया गया, और काफी लंबे टाइम बाद उसे एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट कर दिया गया, जहां पर दूसरी वर्ल्ड में आने के बाद हमारे एमसी चारों तरफ देखते हुए सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए मन में सोचता है चलो देखते हैं। वैसे मैं अपने शरीर को एनालाइज करूं तो मैं 4 से 5 साल का होऊंगा। क्या मुझे अपने स्टेटस विंडो को चेक करना चाहिए? स्टेटस विंडो, ऐसा कहकर वह अपनी स्टेटस विंडो को बुलाने का ट्राई करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। सुलवटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं आता। तो वह भी सोचता है क्या ये कोई कॉमन रिग्रेशन स्टोरी नहीं है? चलो फिर भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले ही काफी सारी स्टोरीज का रिव्यू देख रखा है और उनमें से काफी सारी ऐसी स्टोरीज भी थी जिनकी मेन कैरेक्टर के पास कोई स्टेटस विंडो थी ही नहीं। तो अब मेरी बारी है इस दुनिया में अपनी नॉलेज के साथ कुछ करने की। फिर क्या मुझे कुछ ऐसी चीज क्रिएट करनी चाहिए जिससे मैं काफी सारे ही रुपए कमा सकूं? तो भाई हमारा एमसी 4 साल का है और उसे 1 सप्ताह बीत चुका है जब से वह यहाँ पर आया है, और इस टाइम में हमारे एमसी ने ये रियलाइज किया कि उसका नाम इस दुनिया में, इस बॉडी में उसका नाम है इवान पेट्रोविच, और उसके जो माता पिता हैं वो किराएदार किसान हैं जो कि इतना भी नहीं जानते कि उनकी कंट्री का नाम क्या है। वे अनपढ़ किसान हैं, मतलब कि वे पढ़ नहीं सकते। तो भाई हमारे एमसी ने अपनी गरीबी मिटाने के लिए एक इन्वेंशन करने का ट्राई किया, और वो इन्वेंशन उसने की एक सोप की, मतलब कि एक साबुन की, और काफी अच्छे तरीके से वह उसमें फेल भी हो गया। इस चीज के ऊपर उसकी पिटाई नहीं हुई, बल्कि उसे यह भी जानकारी मिली कि इस दुनिया में साबुन पहले से एग्जिस्ट करता है। उसे यह भी पता चला कि इस दुनिया में सावन पहले से ही एग्जिस्ट करता है। अब उसके 6 सप्ताह बीत चुके हैं इस दुनिया में आने के बाद। इस टाइम में उसने एक और चीज नोटिस की। उसने देखा कि इस दुनिया में न्यूज़पेपर्स भी हैं, जिसे देखने के बाद हमारा एमसी भी सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है क्या वे लोग न्यूज़पेपर को भी प्रिंट कर सकते हैं और रूरल विलेज में भी इस तरीके से गा जाते हैं। इससे तो एक बात ही पता चलती है कि यह कोई मिडवेल वर्ल्ड नहीं है। तो आखिरकार मैं किस जगह पर हूँ? उस दिन हमारे एमसी ने जितने भी पहले टाइटल्स लिखे थे कि वह किस वर्ल्ड में आया हो सकता है, उन सभी टाइटल्स को उसने क्रॉस कर दिया, मतलब काट ही दिया पूरी तरीके से कि नहीं भाई, मैं इनमें से किसी भी वर्ल्ड में नहीं आया हूँ, ना ही किसी एकेडमिक प्लेयर वाले में, ना ही किसी फाइनल बॉस के रूप में रिइंकार्नेट होने के में, इनमें से कुछ भी नहीं। टाइम भी गुजरता जा रहा होता है, उसके 15 सप्ताह बीत चुके होते हैं। अब फाइनली जाकर हमारे किम सन वू को इस कंट्री का नाम पता चला, और इस कंट्री के राजा का भी। उसके पास कुछ और भी पेपर्स थे जिनमें उसने लिखा था कि वह किस तरह के वर्ल्ड में रिइंकार्नेट हो सकता है, लेकिन उसे पता चला कि इनमें से कुछ भी नहीं। इस वजह से उसने उन सारे पेपर्स को जला दिया। एक ऐसी कंट्री जिसे उसने कभी नहीं देखा था, और एक ऐसा सम्राट जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था, और ना ही ऐसी पड़ोसी राज्य जिनको उसने कभी देखा हो। अब इस टाइम तक तो वह भी थक चुका होता है। वह भी यह सोचना बंद कर देता है आखिर वह किस दुनिया में आया है, और यह ढूंढना स्टार्ट कर देता है कि वह किस जेनर के वर्ल्ड में आया है, मतलब कि
एक्शन, फैंटेसी, रोमांस या फिर एकेडमी, किस तरह की दुनिया है ये और किस तरह की इसकी स्टोरी आगे बढ़ने वाली है। अब हमारे एमसी को 4 साल बीत चुके होते हैं, लेकिन अचानक एक दिन उस दुनिया में डीमन किंग उतर आया और डीमन किंग के उतरने के बाद सभी को पता है आखिरकार क्या होता है। होती है तो सिर्फ काफी खतरनाक तबाही और आता है एक अशांति का एरा और इसकी चपेट में हमारे एमसी का परिवार भी आ जाता है, यानी कि किम सन वू, यानी कि इस वर्ल्ड के इवान के फादर को भी मिलिट्री में जबरदस्ती ज्वाइन करवाने के लिए ले जाया जाने लगता है, जहां पर वे जाते हुए भी कहते हैं बच्चे चिंता मत करना, मैं जरूर से आऊंगा। और ऐसा वे कहते ही हैं कि वे सोल्जर्स उन्हें वहां से ले जाते हैं और उन्हें फोर्सफुली आर्मी में ज्वाइन करवा देते हैं और फ्रंट लाइन पर भेज दिया जाता है। उसी दिन के बाद से हमारे एमसी की सेल्फ सेंसेस ब्लर होने लगी। इस वर्ल्ड में आने के 6 साल बाद किम सनवू नहीं, इवान अपनी मदर को फॉलो करने लगा। जल्द ही छोटे मोटे कामों और लेबर के कामों में भी काफी अच्छा हो गया। 8 साल बीत चुके होते हैं। इस टाइम में हमारे एमसी ने अपने काम के दौरान टाइम निकाल कर अपनी स्टडीज पर भी ध्यान दिया और इस दूसरी दुनिया के लिखने के तौर तरीकों को अच्छे से सीखा। 10 साल के बाद उसने नोटिस किया, एक नोटिस जो कि उनके फादर की डेथ के बारे में था, उनके पास पहुंच चुका था। और भाई पता है इसमें सबसे फनी बात क्या थी, इस नोटिस को 2 साल पहले ही जारी कर दिया गया था और इनके पास वह 2 साल बाद पहुंचा था। जिस लेटर को पढ़ने के बाद तो हमारे एमसी के भी पसीने छूट जाते हैं। वह भी मन में सोचता है कि ये सब क्या है, ये मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस वर्ल्ड का जेनर क्या है, क्या स्ट्रेटेजी सिमुलेशन है, क्या ये कोई इसका वर्ल्ड है? लेकिन ऐसा भी होता तो यहाँ पर गन पाउडर, स्टीम इंजन, वेपन्स, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और इसके भी अलावा यहाँ पर नाइट्स, मेजेस, डीमन किंग और काफी सारी रेसेस हैं जो कि इस टाइम पर पूरी तरीके से वॉर में लगी हुई हैं। तभी हमारा एमसी किसी की हेलकियों के साथ रोने की आवाज को सुनता है, क्योंकि इवान के फादर के मरने की बात को सुनकर उनकी मॉम यानी कि इवान की मॉम को काफी ज्यादा ही बुरा लगा होता है। वह भी रो रही होती है बुरी तरीके से, उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा होता। वे भी कहती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इवान भी उन्हें चिंता करने से मना करता है, उन्हें सांत्वना देता है, उन्हें संभालता है। लेकिन अगले दिन हमारा इवान भी डिसाइड करता है भर्ती होने का उस आर्मी में। उसकी साल भर की सैलरी थी 15 ईस्टर्न कॉइन्स, जो कि सीधे ही उसकी मॉम के पास भेज दी जाती। यह कोई पिता के प्यार के लिए नहीं था, बल्कि यह तो उस माँ के लिए था जिसने उसे अब तक पाला पोसा। और एक गिल्ट की वजह से भी, वह गिल्ट कि वह उनके इकलौते बेटे के शरीर में रह रहा था। अब तक 14 साल बीत चुके होते हैं, जिन 14 सालों में 4 साल की मिलिट्री सर्विस भी दी होती है उसने। और इस पूरे टाइम में उसने यह रियलाइज किया कि उसके पास काफी अच्छा टैलेंट और कॉम्बैक्ट पावर है, जितनी की तो उसको खुद को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जब उसने बैटल फील्ड पर एक के बाद एक काफी सारी मिलिट्री अचीवमेंट्स को हासिल किया, तब उसे एक नॉर्मल से सोल्जर से प्रमोट करके एक रेगुलर सोल्जर बना दिया। मतलब कि अग्निवीर से हटाकर सीधा परमानेंट कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी फ्रंट लाइन पूरी तरीके से कोलैप्स होती रही और आधे 7 नेशंस आग की लपटों से गिर गई। और इसी टाइम के अराउंड हीरो अपीयर हुआ। उस टाइम पर इवान को भी कुछ ऐसा लगा कि उसने इस वर्ल्ड के जेनर का पता लगा लिया है। उसे लगा कि यह वर्ल्ड एक क्लासिक आरपीजी हीरो स्टोरी पर बेस्ड है। जब हीरो अपीयर हुआ तो सभी को एक होप मिली, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि जहां पर इवान को डिप्लॉय किया गया था, वहां की जो फ्रंट लाइन थी वह कोलैप्स करती रही और बड़ी बुरी तरीके से उन सोल्जर्स को पीछे हटना पड़ा। अब तक 24 साल बीत चुके होते हैं और 14 साल हमारे एमसी ने मिलिट्री में भी सर्विस दे दी होती है। अब तक हीरो पार्टी भी डीमन किंग के जितने भी कमांडर्स थे उनको हराने लगी होती है, जिसने वॉर का पूरा ही रुख बदल दिया। इवान जिसने एक के बाद एक ना जाने कितने अचीवमेंट्स को हासिल किया, वह भी हीरो पार्टी के साथ मिलकर काम करने लगा। उसका काम था सारी चीजों की देखरेख करना और एक एनिमी सर्च यूनिट की तरह काम करना। हर कोई सिंपली तौर पर उन्हें कहता था एक्सटर्मिनेशन यूनिट। जब कभी भी हीरो पार्टी डीमन के किसी कमांडर को हराती तो जितनी भी डीमन फोर्सेस होती वे बिखरने लगती और उसके बाद हमारी स्पेशल यूनिट को वहां पर उस पूरे काम को खत्म करने जाना पड़ता। और इसी तरीके से 2 साल और बीत गए और फाइनली हीरो की पार्टी ने डीमन किंग को भी हरा दिया होता है। जहाँ पर जितने भी सिटीजन्स होते हैं वे उनका काफी ग्रैंड वेलकम करते हैं। सारे लोगों के मन में एक अलग से ही खुशी होती है। डीमंस को लेकर उनके अंदर का जितना भी डर था वो भी खत्म हो चुका होता है डीमंस के साथ। और जितने भी हीरो पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो भी पूरे गर्व के साथ वहाँ पर आ रहे होते हैं। वहाँ पर इवान भी होता है जो उन्हें दूर खड़ा होकर देख रहा होता है।
इवान ने भी डिसाइड किया इस स्टोरी की एंडिंग को देखने का और जब तक एंडिंग नहीं आए तब तक वेट करने का। और उसे भी लगा अब वह इस वर्ल्ड को एस्केप करके आसानी से यहाँ से जा सकता है, क्योंकि यह स्टोरी तो खत्म हो गई क्योंकि डीमन किंग को हराया जा चुका है हीरो के हाथों। लेकिन अब तक 28 साल बीत चुके होते हैं उसे यहाँ आने के बाद से, और वह अब 32 साल का हो चुका होता है। 2 साल बीत चुके हैं जब से डीमन किंग मरा है, लेकिन हमारे एएमसी को अब तक इस स्टोरी की कोई एंडिंग ही नहीं मिली। और इसके विपरीत एक्सटर्मिनेशन यूनिट धीरे धीरे करके अपनी स्ट्रेंथ को खोती गई, और एक पल ऐसा आया जहां पर उनकी स्ट्रेंथ रियल एक्सटर्मिनेशन यूनिट की स्ट्रेंथ से लगभग 5वां भाग रह गई। सीधे शब्दों में कहूँ तो काफी ज्यादा ही कम रह गई थी। लेकिन जल्द ही इवान को हायर अप्स के इस यूनिट को डिसबैंड करने के असली नेचर का पता चला, तो भाई इवान ने भी डिसाइड किया अपने लास्ट मिशन को अंजाम देने का। उसे मिशन तो नहीं कहा जाएगा, सीधा कहीं तो डेथ पनिशमेंट कही जाएगी। सारे ही हायर अप्स को खत्म कर दिया, अपील की डिस्चार्ज होने की, मतलब कि अपनी यूनिट को पूरी तरीके से छोड़ देने की। फिर भी आशा करता रहा कि चलो देख लेते हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं और एक ना एक दिन तो इस स्टोरी की एंडिंग हो जाएगी और मुझे अपनी वर्ल्ड वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन अब तक 30 साल बीत चुके होते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। लेकिन उसकी जो मदर होती है वह 10 साल पहले ही गुजर चुकी होती है। इस वजह से जब वह अपने होम टाउन वापस पहुंचा तो वहां पर वह अकेला था, मतलब उसके पास कोई था ही नहीं। अब इस टाइम पर हमारा एमसी अकेला पड़ चुका था, जिस वजह से उसके पास कुछ था नहीं, रुपए पैसे काफी थे, तो इस वजह से उसने खोल लिया एक ऑर्फनेज, वो भी उन बच्चों के लिए जो कि एक वॉर में अनाथ हो चुके थे। फिर भी यहाँ तक कि इस दिन तक भी वे एंडिंग क्रेडिट सीन्स आना मना कर देते हैं, मतलब कि आते ही नहीं, इस स्टोरी का एंड होता ही नहीं, हमारा एमसी वापस अपने घर जाता ही नहीं। लेकिन बेचारा क्या करता, वह भी अपने ऑर्फनेज को चलाने लगता है। एमसी इस टाइम तक भी काफी ज्यादा ही डिप्रेस होता है, कहता भी है मैं इन चीजों को सच में काफी ज्यादा मिस करता हूँ काफी ज्यादा। मैं इन चीजों को इतना मिस करता हूँ कि मैं पागल हो जाऊंगा। जहाँ पर उसने अपनी किताब में कुछ खाने की चीजों के नाम लिख रहे होते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में मिलती थी, लेकिन यहाँ पर तो मिलती नहीं, जिन्हें वह काफी ज्यादा ही मिस कर रहा होता है। और सोचता भी है आखिरकार यहाँ पर काफी लंबा टाइम बीत चुका है जब से डीमन किंग मरा है, तो आखिरकार इस वर्ल्ड का अंत कब होगा। अब मुझसे ये मत कहना कि यह एक बेकार की स्टोरी लाइन है जहां पर जब तक हीरो बुढ़ापे में नहीं मर जाता तब तक यह एंड नहीं होगा। लेकिन तभी कोई उसके कमरे के पास आने लगता है, लेकिन क्योंकि अब उसके पास इतना खतरनाक मिलिट्री का एक्सपीरियंस है, हमारे एमसी को दूर से ही कमरे से ही पता चल जाता है कि कोई कमरे के बाहर आने वाला है। और मैंने सोचता है ये आवाज, ये गन पाउडर की स्मेल और ये फुट स्टेप्स, ये तो कोई ऐसा पर्सन है जो कि पूरी तरीके से एक वेल ट्रेंड सोल्जर की तरह बिहेव करता हो। तो मुझे भी तैयार होना पड़ेगा। जहाँ पर एमसी का गेट ओपन होता है, जहाँ पर एक बंदा एंट्री के साथ सल्यूट करते हुए कहता है काफी लंबा टाइम हो चुका है सर, क्या आप इस पूरे टाइम एकदम ठीक थे? मुझे आपसे और भी जल्दी मिलने आना चाहिए था। भाई उस बंदे की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उसके सामने हमारा एमसी अपना कुल्हाड़ा लेकर एकदम तैयार होता है उसे खत्म करने के लिए, और कहता भी है दिमित्री बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें नॉक नॉक करके अंदर आना चाहिए था। दिमित्री भी कहता है सर रुको तो सही, आखिर हम कब से इस तरीके से काम करने लगे, और आखिरकार इसने इतनी बड़ी दाढ़ी मुझ क्यों कर रखी है, ये तो इस पर बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही। एमसी भी कहता है छोड़ो अब मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, क्या काम है तुम्हारा? दिमित्री भी कहता है हमें एक दूसरे से मिले सच में काफी लंबा टाइम हो चुका है, और आप तो सच में काफी ज्यादा इम्पेशेंट हो कि आप मुझे बैठने भी नहीं दे रहे, इसे लो। तो आप इसे जल्दी से पढ़ सकते हो, क्योंकि यह एक पर्सनल लेटर है जो कि हिज हाइनेस प्रिंसेस के द्वारा आपके लिए भेजा गया है। हाँ, सोल्जर इंस्टिंक्ट वाला एमसी यानी कि इवान भी कहता है क्या इस लेटर के अंदर कहीं कोई पॉइजन तो नहीं है? दिमित्री भी कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यह तो एक लेटर है जिसमें यही पूछा गया है कि आखिरकार आजकल आप क्या कर रहे हो, तो इसे ओपन करके पढ़ी क्यों नहीं लेते? इवान भी मन में सोचता है मैं कैसा कर रहा हूँ, हर हाइनेस प्रिंसेस द आयरन ब्लडेड लीजा, वह तो मुझे कभी भी इस तरह का कोई लेटर भेजेगी नहीं, वो भी सिर्फ यह पूछने के लिए कि मैं आजकल क्या कर रहा हूँ। इवान भी कहता है आजकल की मिलिट्री सिचुएशन थोड़ी कठिन ही होगी है ना? दिमित्री भी कहता है हाँ सच में काफी ज्यादा ही डिफिकल्ट, क्योंकि मिलिट्री गवर्नमेंट बार बार विड्रॉल की डिमांड कर रही है। वहीं दूसरी ओर हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस अलेक्जेंडर, वह तो इस पूरी कंट्री को 5 टुकड़ों में बांटकर बेचने का ट्राई कर रहा है, और वहीं हिज मैजेस्टी द ग्रेट किंग, वो तो एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं, उनके मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा। और इन सभी के बीच में टड़ा, हमारे एक अलाई किंगडम ने इस वॉर के दौरान एक मोस्ट प्रेस्टिजियस एकेडमी को फाउंड किया है, वो भी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तौर पर, जिसका नाम है एसटी जंगसेक यूनिवर्सिटी। और क्या तुम्हें पता है वहाँ पर नए स्टूडेंट और फैकल्टी के तौर पर कौन आ रहे हैं? देखो, इजाबेला जो कि हीरो की डॉटर है, ऑस्कर जो कि द नाइट गिलवर्ट का बेटा है, एल्फिहेरा जो कि
मेज वियोलग्रेन की बेटी है, एसीडीसी जो कि वजरकर एइनार की बेटी है, लूसिया एंक्वायर थीव की डिसाइपल। सीधा कहूँ तो वे सारे बच्चे जो कि हीरोज के हैं जिन्होंने डीमंस को हराया था, डीमन किंग को भी हराया था। और फैकल्टी के तौर पर पैट्रिसिया जो कि हीरो पार्टी की एक सेंटेंस थी, उसने भी अकेडमी को डिपार्टमेंट हेड के तौर पर ज्वाइन किया है। अब क्योंकि बिना एजेस को देखे हुए सारे ही लोगों को वहां पर ज्वाइन कराया जा रहा है स्टूडेंट्स के तौर पर, पूरी दुनिया भर से जितने भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो इसमें एनरोल करने का ट्राई कर रहे हैं। अब इन बच्चों को देखते हुए जो कि इसमें आ रहे हैं, अगर उनमें से किसी को भी चोट लगी या फिर कोई मर गया, इसका आंसर तो हमारे एमसी को भी मिल जाता है। वह मन सोचता है तो अगर ऐसा होता है तो यह पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वह सीधा ही पूछ लेता है कि आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो, मुझे क्या करना होगा। वह भी बकवास बात नहीं करता, वह भी सीधा बता देता है जब तक कि वे बच्चे अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बाद अपनी कंट्री में सेफली नहीं पहुंच जाते तब तक तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। मतलब कि 3 सालों के लिए तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। एमसी मन में सोचता है आखिरकार किस तरह की हीरो स्टोरी की एंडिंग इतनी बुरी हो सकती है। कई स्टोरीज में तो ऐसा ही होता है जहाँ पर हीरो डीमन किंग को मार देता है, सारे लोग हंसी खुशी एकदम शांति से रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर तो इंटरनेशनल अफेयर्स में काफी बड़ी दिक्कत आ रही है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी, और इससे भी ऊपर यहाँ पर अचानक से एक अकेडमी पॉपअप हो गई। लेकिन तभी हमारे एमसी को कुछ रियलाइज होता है, वह भी शांत रह जाता है। वह भी सोचता है रुको जरा, यहाँ पर वह अलग ही तरीके से फायर अप होने लगता है। उसके सामने बैठा दिमित्री भी चौंक जाता, कहता क्या हो गया। यहाँ पर हमारा एमसी मन में सोचता है तो यह पूरी तरीके से एक अकेडमी स्टोरी होने वाली है। दिमित्री भी उसके ऐसे रवैये को देखकर कहता है सर क्या हुआ, क्या कुछ गलत है। एमसी कहता नहीं नहीं सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। जहाँ पर एमसी अभी भी सोच रहा होता है कि मैंने एक दूसरी दुनिया में 30 साल बिता दिए, वो भी ऐसे स्ट्रगल करते हुए, तो क्या वह सब सिर्फ इस कहानी की शुरुआत यानी कि प्रस्तावना ही थी। इस केस में तो चलो इस एंडिंग को देखते हैं जहाँ पर वह कहता भी है मुझे उन बच्चों को ही सीधा ग्रेजुएट कराना है, सही है ना, तो ठीक है मैं रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। और सोचता है चलो घर जाने की बारी आ गई। यहाँ पर इस टाइम पर हमारा एमसी उसी लेटर को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है वंका आखिरकार तुम कैसे हो। वैसे तो मैं तुम्हारी तरफ की न्यूज़ को टाइम टू टाइम पढ़ते रहती हूँ और देखने से भी ऐसा लगता है कि तुम आजकल काफी ठीक कर रहे हो। क्या तुम्हें हमारे वे पुराने दिन अभी भी याद है? मैंने तो आशा की थी कि मैं तुम्हारे साथ गार्डन में बैठकर चाय पीऊंगी और अच्छी भली बातें करूंगी, लेकिन तुम तो बिना मेरी तरफ देखे भी पीछे मुड़े बिना भी वहाँ से निकल गए। लेकिन वंका विंटर्स जल्दी ही आने वाली हैं और ये वाली विंटर्स काफी ज्यादा ही ठंडी और शांति भरी हैं। वंका तुम मेरे एक सबसे ट्रस्टेड पर्सन हो, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो मैं उसको पूरा करने का पूरा ट्राई करूंगी और उसमें कभी फेल नहीं होंगी। और अगर पेमेंट भी तुम्हें इनसफिशिएंट लग रही है तो मैं उसका और भी पेमेंट बढ़ा कर दूंगी, जितना तुम चाहोगे उतना दिया जाएगा। और अगर फिर भी नहीं दे पाए तो मैं इन सारी पेमेंट्स को अपनी मेमोरीज के साथ रिपे करूंगी। हमारे किंगडम को अभी भी तुम्हारे उसी श्रद्धा की जरूरत है। अब तक भी ऐसा ही रहा था और आगे भी ऐसा ही रहने वाला है। और ये लेटर इतना ही था। देख लो भाई हमारे एमसी किंग एम्पायर की प्रिंसेस लेटर भेजती है, ना ही किसी हीरो की, ना ही किसी विलन की, ना ही किसी मेज की, किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे एमसी की जरूरत है। एमसी कहता है मैंने इसे पढ़ तो लिया है और समराइज करके बताऊं तो 3 सालों तक हीरो पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, उनके जितने भी बच्चे हैं, वे ग्रेजुएट नहीं हो जाएं तब तक के लिए उन्हें प्रोटेक्ट करना है। तो क्या इस वर्ल्ड का जेनर एक अकेडमी स्टोरी पर बेस्ड होने वाला है? तो क्या अगर मैंने इसे 3 साल और एंड्योर किया और इसके एंडिंग को देखा तो क्या मैं सच में घर पर वापस जा पाऊंगा? तो ठीक है दिमित्री बताओ आखिरकार सबसे पहले अकेडमी कौन आने वाला है? दिमित्री भी बताता है कि वह एइनार की डॉटर आने वाली है, उनकी बेटी का सबसे पहले आना लिखा हुआ है। एमसी भी सोचता है एइनार, तो क्या अब उसे ड्राउन का ग्रेट किंग कहा जाता है? लेकिन जब मैं पार्टी का मेंबर था तब मुझे उसकी जो छवि याद है वो तो कुछ ऐसी थी कि एक मैडमैन जो कि बजरकर फॉर्म में कह रहा हो हा छोटे इवान ध्यान से सुनो, देखो इस तरीके से किसी एक्स को स्विंग करते हैं। और सोचता है तो क्या जो सबसे पहले वहाँ अकेडमी में आने वाली है वह उस पागल आदमी की बेटी है? जहाँ पर ड्रोन के लोग भी काफी ज्यादा खुशी मना रहे होते हैं, वे भी कहते हैं हम ड्रोन कबीले की सबसे अच्छी उत्तराधिकारी पर गर्व करते हैं। दूसरा बंदा भी कहता है हाँ, क्योंकि आखिरकार ये हैं ग्रेट कॉन्करर, ग्रेट किंग एनार के ब्लड को इनहेरिट करने वाली। वह किसी भी चीज को कॉन्कर कर सकती है। जहाँ पर उनके सामने होती है उनकी उत्तराधिकारी एनार की बेटी,
जो कि कहती है क्या आप सभी लोग मुझे इसी तरीके से टीज करने वाले हो? ठीक है, आप आगे चलकर देख ही लोगे। बाकी के लोग भी चिल्लाते हुए कहते हैं हाँ तुम क्या सोचते हो आखिरकार ये किसकी बच्ची है और क्या तुमने सुना? वह दूसरा बंदा भी कहता है क्या, किस बारे में? पहला वाला बंदा भी कहता है वह सभी चीजों में से छोड़कर ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक को कॉन्कर करने जा रही है। जहाँ पर इनकी बातों को सुनकर वह भी चिल्लाते हुए कहती है आखिरकार ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक में क्या गलत है? तो हाँ भाई यही होती है एसीडीसी, एनार द बजरकर की सबसे बड़ी बेटी। और वह कहती भी है तुम सभी ध्यान से देखना आखिरकार मैं आगे चलकर कितनी ज्यादा सक्सेसफुल होती हूँ। तो एनार की सबसे बड़ी बेटी एसीडीसी ने उस अकेडमी में एनरोलमेंट किया है, वो भी उस कॉलेज की म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रल डिपार्टमेंट में। और वहाँ ड्राउन के जितने भी लोग थे उन्होंने उनकी काफी धूमधाम तरीके से विदाई करी। और 2 दिन बाद ट्रेन डीरेल होने वाली है। और भाई ट्रेन डीरेल की उस बात को हमारे एमसी ने उस बंदे को बताया होता है। दिमित्री भी कहता है क्या क्या वहाँ ट्रेन पर एक टेरर अटैक होने वाला है? क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? हमारा एमसी भी हाँ करता है और मन में सोचता है हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक अकेडमी जेनर की स्टोरी है। जो हीरो जेनर की स्टोरीज होती हैं उनमें हीरो अपने कंपेनियंस के साथ मिलकर डीमन किंग को हराता है। उनमें से एक दुश्मन सेना के कमांडर ने हमारा हीरो का साथ दिया, उसे ज्वाइन किया और इस जर्नी के अंत में पूरे वर्ल्ड में शांति छा गई। बस इतना ही होता है इसमें। इस फॉर्मूला को क्लचेस कहा जाता है। इस तरीके से हर एक जेनर की स्टोरी में अपना एक अलग कॉमन सेंस होता है। 30 साल पहले जिन बुक्स को मैंने जलाया था उनके अंदर जो कंटेंट था वो मुझे याद आया। एक टेरर अटैक जो कि एडमिशन ट्रेन के ऊपर होने वाला है, यही इस अकेडमी जेनर की कॉमन सेंस होनी चाहिए। अभी के टाइम पर 9 बजे हुए हैं और वह ट्रेन जिसमें प्रिंसेस एसीडीसी आने वाली है वह जल्दी ही आने वाली है। अगर कोई प्रिंसेस को टारगेट करना चाहेगा तो वह जरूर से ही बॉर्डर के इस स्टेशन पे होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार अगर किसी किंगडम पर किसी और की मौत का इल्जाम डालना है तो उस पर्सन को उस किंगडम में होना चाहिए। और इस स्टेशन के बाद वह मिलिट्री जोन आ जाएगा जहां पर सिक्योरिटी पहले से काफी ज्यादा ही टाइट है। हालांकि मैंने सपोर्ट की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की है और इससे करता तो मुझे इसका प्रूफ देना पड़ता कि उस पर कोई अटैक होने वाला है, जो कि मेरे पास थे नहीं। जहाँ पर वह अपनी उसी टेबल से खड़ा होता हुआ सारी जगहों को ऑब्जर्व करने लगता है और एक बंदे की तरफ देखते हुए मन में सोचता है यह बंदा कई टाइम से उस ट्रेन के शेड्यूल को देख रहा है। यहाँ से 3 ट्रेन पहले ही जा चुकी हैं और यह यहीं पर बैठा हुआ है। और यहाँ पर एक यह बंदा भी है जो कि सब्जियां बेचने में लगा हुआ है, लेकिन सभी के सामने वही स्मोकिंग कर रहा है और इस चीज में भी कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा। वो एक ऐसी जगह पर सब्जियों को बेच रहा है जो कि स्टेशन पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। एट दी एंड जहाँ पर एक बेंच पर बैठा हुआ बंदा एकदम से शांत रह जाता है, जहाँ पर हमारे एमसी ने उस बंदे की कनपट्टी पर अपनी गन को तान रखा होता है। वह भी उस गन को सेंस करते हुए कहता है तुम कमीने, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन हमारा एमसी काफी कोल्ड अंदाज में उससे शांत रहने के लिए कहता है। पीछे बैठे हुए वे दोनों बंदे जिनके ऊपर हमारे एमसी को शुरुआत से ही शक था, वे दोनों भी हरकत में आ जाते हैं और हमारे एमसी से रुकने के लिए कहते हैं। जिनके ऐसे रिएक्शन को देखकर एमसी सोचता है सच में कितना हास्यास्पद है। मतलब कि मैंने गन को कुछ ऐसे एंगल में रखा है कि कोई भी उस गन को मेरे पीछे से नहीं देख पाएगा, लेकिन इन्हें पता भी नहीं मेरे हाथ में गन है, फिर भी ये इतने अलर्ट हो रहे हैं। चलो फिर भी मैं एक बार लास्ट टाइम इसे कंफर्म कर लेता हूँ। जहाँ पर वह उस सामने वाले बंदे से पूछता है आखिरकार तुम किसके लिए लॉयल हो? वह भी डर जाता है और कहता क्या, लेकिन अगले ही पल बैंग, बंदे का काम वहीं पर तमाम। अपने साथी को इस तरीके से खत्म होता हुआ देखकर वे दोनों बंदे भी चौंक जाते हैं। जो हमारे एमसी ने उससे यह पूछा कि वह किसके लिए लॉयल है, तो उसने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि वे ना तो रीइंफोर्समेंट से हैं ना ही रॉयल फैमिली के लिए लॉयल हैं, क्योंकि अगर वे किसी भी यूनिट से होते, किसी भी एफिलिएशन से होते तो वे बिना मेरे पूछे ही अपनी यूनिट या अपने बारे में तो बता ही देते। इन दी एंड ये सारे लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, एक ही लीग में हैं, जहाँ पर वे दोनों कमीने भी अपनी गन्स को निकाल लेते हैं और धमकी देने लगते हैं कि तुम्हें शूट कर देंगे, और शूट कर भी देते हैं। लेकिन हमारा एमसी उनकी बुलेट्स को डॉज करता हुआ और सोचता भी है सच में कितने एमेच्योर हैं ये, क्रिसिल ऑफ मोनार्चरी से भी बिलोंग नहीं करते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं हमारे एमसी के रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा ही तेज होते हैं, जो कि अपनी जगह से एकदम से पलक झपकने की स्पीड के साथ गायब होकर उसी बंदे के सामने आकर उसके हाथ को ही काट दिया जाता है। उसका काम तमाम करने के बाद नंबर लगता है दूसरे बंदे का, और पल भर में उन दोनों बंदों का यहाँ पर काम तमाम किया जा चुका होता है, वो भी काफी आसानी से। इस चीज से हमारे एमसी को यह तो अंदाजा लग जाता है कि इन लोगों ने आज तक कभी भी एक काफी खतरनाक और स्ट्रॉन्ग अपोनेंट का सामना नहीं किया है। सामने वही बंदा काफी जोरों से रो रहा होता है, वह कहता है नहीं मेरा हाथ, मेरा हाथ।
एमसीबी उसे बताता है अगर तुमने अपनी ब्लीडिंग को नहीं रोका तो तुम 3 मिनट के अंदर ही मारे जाओगे। तो सीधा सीधा बताओ आखिरकार बाकी के लोग कहाँ पर हैं। वह भी घबराते हुए कहता है मुझे जैसे पता है वो 15 लोग हैं, तुम अकेले उनको नहीं संभाल पाओगे, मुझे भी साथ ले चलो, मैं तुम्हें मदद करूंगा, मुझे बचा लो। और हमारा बॉस सच में एक मॉन्स्टर है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मुझे बचा लो। एमसीबी कहता है तो क्या तुम सिर्फ स्काउट्स थे। वह बंदा भी कहता है हाँ हाँ ऐसा ही है, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा, तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करूंगा, मैं काफी ज्यादा ही हेल्पफुल साबित होऊंगा तुम्हारे लिए। इवान भी पूछता है क्या तुमने सुना था कि वहाँ ट्रेन के ऊपर कौन है। वह भी कहता है हाँ हाँ गोल्ड को विलेन को ट्रांसपोर्ट करने वाली ट्रेन, वे लोग कह रहे थे कि ड्रोन किंगडम से काफी सारी अच्छी अच्छी चीजों को वहाँ किंगडम के लिए ये इस चीज से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब तुम मुझे छोड़ दोगी ना, मैंने तुम्हें इस सारी सवालों का आंसर दे दिया है। एमसीबी कहता है नहीं, तुमने जो जवाब दिए हैं उनमें झूठ बोला है। वह भी घबरा जाता है, कहता क्या तुम क्या कह रहे हो। वह भी कहता है हाँ क्योंकि तुमने झूठ कहा है, तुम कोई यूजफुल पर्सन हो। और ऐसा कहकर उसका भी काम तमाम कर देता है। टाइम भी काफी ज्यादा बीत चुका होता है, 9:53 हो चुकी होती है और लगभग 10 बजे ट्रेन आने वाली होती है। एमसीबी सोचता है इस तरीके की छोटी मोटी सफाई को पूरा करने के लिए किसी भी एक्सटर्मिनेशन यूनिट के बंदे को लगभग 5 मिनट लगते हैं। तो जब यहाँ की साफ सफाई पूरी हो जाएगी तो मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचेंगे, यानी कि ट्रेन के आने में 2 मिनट बचे होंगे और इतना टाइम मेरे लिए काफी है। तभी सीन शिफ्ट होता है। प्रिंसेस हमारे दिमित्री से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे पास वाका के बारे में क्या जानकारी है। प्रिंसेस वाका हमारे इवान से कहती है। दिमित्री भी कहता है उसे ऐसा संदेह है कि ट्रेन के ऊपर अटैक होने वाला है, जिसे सुनकर तो प्रिंसेस भी चौंक जाते हुए कहती है क्या उसके पास कोई इन्फॉर्मेटिव है। दिमित्री भी कहता है पिछले 4 सालों से इसका कोई भी साइन नहीं है कि उसके पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेटिव हो। जिसकी बात को सुनकर वह भी हंसने लगती है, जिसे ऐसा देखकर दिमित्री भी चौंक जाता है। कहता है योर एक्सेलेंसी। वह भी कहती है वाका के हर एक छोटे से छोटे मूव को रिकॉर्ड करो और हर उस मूव की जानकारी मुझे आकर दो ताकि मैं उसके हर एक मूव पर नजर रख सकूं। तो हाँ भाई यही होती है हमारी प्रिंसेस। और वह मन में भी सोचती है क्या तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे कि 4 साल पहले थे। तुम्हारे जितने भी एक्शंस थे वे सारे ही अनुमान पर आधारित थे, मतलब कि अनुमान लगाकर तभी तुम कोई एक्शन लेते। हालांकि मैंने तुम्हारे अंदर एक अलग ही दृढ़ता को देखा। जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है हमें कई घनी वादियों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ट्रेन एक पुलिया के ऊपर रह जा रही होती है और ये बंदे के हाथ में होता है एक स्विच जिसके साथ वह बम उड़ा सकता है और ये स्विच उन्हीं गुंडों के हाथ में होता है। हमारा एमसीवी वहीं पर तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा होता है। वह मन में सोचता है अकेडमी जेनर की स्टोरी लाइन की जो कॉमन सेंस होती है वह तो यही कहती है कि एक ट्रेन पर होने वाला टेरर अटैक कभी भी मेन प्रोटेक्शनिस्ट को हार्म नहीं पहुंचाता है और एनरोलमेंट से पहले होने वाला टेरर अटैक एक ट्यूटोरियल होता है, एक ऐसा ट्यूटोरियल जो कि प्लेयर को गेम को अच्छी तरीके से समझने में मदद करता है। जहाँ पर वे गुंडे एकदम तैयार होते हैं उस ट्रेन को उड़ाने के लिए और उनका लीडर उस बटन को दबाता है जिससे होता है वहाँ पर काफी तगड़ा सा धमाका। और हमें पता चलता है कि एमसी का भी कोई इंटेंशन नहीं था इस अटैक को रोकने का, क्योंकि ट्यूटोरियल को तो सिर्फ प्रोटैगनिस्ट के लिए ही छोड़ देना बेहतर रहता है। हमारे एमसी का तो इंटेंशन है इस काम के पीछे वाले लोगों को आइडेंटिफाई करना और उन्हें अकेडमी में ही खत्म कर देना। हमारे एमसी का भी कोई इरादा नहीं है सामने से जाकर पूरी स्केल की फाइट करना, बल्कि उसका इरादा है पीछे से एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाना जिसमें सभी गुंडों को खत्म कर दिया जाए और हर एक थ्रेट को दूर कर देना। और यही तरीका है एक एक्सटर्मिनेशन यूनिट का। वहाँ हम देखते हैं पूरी ट्रेन में आग लग चुकी होती है, पूरी तरीके से डिरेल हो चुकी होती है। वे जितने भी लोग होते हैं वे भी जश्न मनाने लगते हैं और खुश होने लगते हैं, कहते हैं क्या कितना मजेदार है, हमने उसे रोक लिया, अब हम इसे लूट लेंगे। पीछे वाला बंदा भी कहता है हाँ हम रॉयल स्टैम्प को घिस कर उसे मेल्ट करके बाद में हम इन सारी चीजों को ब्लैक मार्केट में बेचेंगे तो काफी अच्छा मुनाफा होगा। बेसिकली ये एसएडीसी के पीछे नहीं आए होते बल्कि ये तो कुछ लूटने आए होते हैं ट्रेन में। लेकिन तभी उनका लीडर कुछ महसूस करता है, वह देखता है कि उन्हीं के टीम के बंदे के ऊपर हो चुका होता है अटैक और कनपट्टी पर हेडशॉट पड़ा होता है और सारे ही लोग उसी की तरफ देखते हैं। हमारा एमसी भी उनके ऐसे रिएक्शन को देखकर समझने लगता है और सोचता है जिस तरीके से ये साउंड की दिशा में देख रहे हैं इससे तो देखकर ऐसा ही लगता है कि ये कोई नौसिखिए हैं। एक ओल्ड मैन भी चलाते हुए कहता है डैम इट, आखिरकार वहां पर कौन है, जल्दी से बताओ। अब इनको पता ही नहीं चला होता आखिरकार गोली कहाँ से चली है, जिसे देखकर हमारे एमसी को पता चलता है कि इन्हें लाइन ऑफ फायर डायरेक्शन की टेक्निक के बारे में भी नहीं पता। जहाँ पर वे थोड़ी दूरी पर हमारे एमसी को देखते हैं जिसने ये किया होता है, जो कि उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है क्या तुम ही हो लीडर। जहाँ पर उसकी खतरनाक लुक को देखकर वे सारे ही लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं इसे शूट कर दो और अपनी गन्स को निकाल लेते हैं। लेकिन हमारा एमसी तो
लाइन ऑफ फायर डायरेक्शन का यूज करना काफी अच्छे तरीके से जानता है और लाइन ऑफ फायर डायरेक्शन का यूज करते हुए सारी ही फायर के डायरेक्शंस को पता लगा लेता है। एमसीबी बताता है जब कोई बंदा एक निश्चित लेवल पर पहुंच जाता है तो उसके खिलाफ गन्स कोई काम नहीं करती, क्योंकि इन वेपन्स में इनका एक अलग ही किलिंग इंटेंट होता है जिनसे वह बंदा आसानी से उनके बारे में पता लगा सकता है और इनकी डायरेक्शन का पता लगाते हुए हमारा एमसी काफी आसानी से उन बुलेट्स को डॉज कर रहा होता है। बेसिकली आपके हाथ में जो वेपन है उस पर अपने माना को कवर करके उसके किलिंग इंटेंट को काफी आसानी से इरेज किया जा सकता है और यह एक फंडामेंटल भी है। लेकिन बुलेट्स और एरोज जो कि उस गन से निकल जाते हैं उन पर ऐसा करना नामुमकिन है और यही वे कारण है जिस वजह से हीरो पार्टी जो कि इतने पावरफुल लोगों से बनी हुई थी उनमें से किसी के पास भी एक हैंड गन तक नहीं थी। लेकिन एक अपवाद के रूप में एक्सटर्मिनेशन यूनिट में हर किसी के पास एक हैंड गन होना जरूरी था, मतलब होती ही थी सभी के पास, वो भी दुश्मनों की स्ट्रेंथ को जांचने के लिए और मामूली से लोगों को खत्म करने के लिए। जहाँ पर उन गुंडों की टीम का लीडर हमारे एमसी के ऊपर अटैक करता है लेकिन एमसी भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। अटैक करते हुए पूछ भी रहा होता है, कमीने तुझे किसने यहाँ पर भेजा है और तुम हम पर अटैक क्यों कर रहे हो। एक अटैक के साथ उसके चाकू को दूर गिरा देता है और रख के मारता है काफी खतरनाक सा पंच उसके पेट में। उस पंच के प्रेशर के साथ वह बंदा दूर जाकर गिरता है। फिजिकली वह बंदा भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है लेकिन हमारे एमसी के पावर के सामने कहाँ कोई टिक सकता है। वह बंदा भी चिल्लाते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना क्योंकि मैंने अपनी मेमोरीज में तुम्हारे इस चेहरे को प्रिंट कर दिया है और मैं तुम्हें देख लूंगा। एमसी भी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या क्या तुम सभी चेहरों को याद रखते हो? चलो ये तो काफी रिलीफ की बात है। जहाँ पर इवान उसे देखते हुए मन भी सोचता है यह जरूर से ही ट्यूटोरियल वॉस होना चाहिए, तो क्योंकि यह मेन प्रोटैगनिस्ट से बिलोंग करता है तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है इसे खत्म करने का। हालांकि किसी भी पर्सन को हर्ट करने के मेरे पास काउंटलेस तरीके हैं और वह कहता है अगर कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आए तो मुझे तुरंत आंसर देना। तो इसी शिफ्ट होता है हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है ड्रोन किंगडम का, जहाँ पर एइनार अपनी बेटी एसीडीसी से कहता है हमें तुम्हारे साथ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आना चाहिए, लेकिन एसीडीसी मना कर देती है और कहती है तुम्हें मुझे फॉलो नहीं करना है और अगर अगर आप मेरा पीछा करते हुए पकड़े गए तो मैं आपको त्याग दूंगी। और ऐसा कहकर वह वहां से जाने लगती है, जहाँ पर एइनार मन में सोचता है एसीडीसी इसका मतलब तो अगर मैं तुम्हें फॉलो करता दिखूं ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जहाँ पर अगले पल एइनार ने अपने सारे लोगों को बुला लिया होता है। वह कहता है तो क्या सभी यहाँ पर आ गए? तो बताओ यहाँ पर ऐसा कौन है जो कि बिना देखे एसीडीसी को प्रोटेक्ट करेगा? जहाँ पर सारे लोग चिल्लाते हुए एक साथ कहते हैं हम करेंगे भाई। अब आप लोग सोचोगे कि आखिरकार ये लोग कौन है? कई टाइम पहले ये किलर्स और पागल लोगों का एक समूह था, लेकिन अब ये सारे लोग उनके लॉर्ड एइनार द्वारा उनके भाई के रूप में एक्सेप्ट कर लिए जा चुके हैं। किंग एइनार ने ना जाने इस तरह के कितने छोटे भाई बनाए हैं। जहाँ पर प्रेजेंट में एइनार भी कहता है लेकिन अगर हम यहाँ से सीधे ही उसके पीछे जाएंगे तो हर किसी का चेहरा उसे याद है, लेकिन अगर चाहे तुम अपने आप को डिस्गाइज करके ट्रेन में चढ़ भी जाओ फिर भी वह तुम्हें पहचान ही लेगी। तो भाई मसल मैन अपना आइडिया निकालता है और कहता है अब यहाँ पर ऐसा कौन है जो कि अपने दो टांगों पर दौड़ता हुआ ट्रेन का पीछा करेगा? लिटरली भाई सारे लोग हामी भर देते हैं ट्रेन के पीछे भागने के लिए। और भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लोगों को अपने रिवॉर्ड के रूप में ना ही कोई आमदनी चाहिए ना ही कोई रिवॉर्ड चाहिए, वे तो सिर्फ अपनी लॉयल्टी की ऑफरिंग देते हैं। और इन लोगों को कहा जाता है जाल्स के साथ ही हॉस्कॉल्स। जहाँ पर आगे एइनार कहता है तो लोगों बताओ आखिरकार तुम में से कौन सा यूनिवर्सिटी में जा सकता है जो इतना कॉन्फिडेंट है कि रिटन एग्जाम में पास होकर वहां जा सके। जहाँ पर इस टाइम पर सारे लोगों की बोलती बंद हो जाती है क्योंकि मार पिटाई तो सभी लोग कर लेते हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई सबकी बात नहीं। सारे लोगों की पसीने छूटने लगते हैं। एक बंदा कहता है नो वे, क्या एक रिटन एग्जाम, इसके बदले तो मैं मरना पसंद करूंगा। लेकिन उन्हीं के बीच में होता है एक जावाज बहादुर पर्सन जो अपने पूरे साहस को लगाकर कहता है मैं अटेम्प्ट करूंगा जार्ल्स, जिसे देखकर सारे लोगों में एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ जाती है कि कोई तो निकला पढ़ाई वाला। एक बंदा तो कहता भी है अरे चिंता मत करो आखिरकार कितना ही डिफिकल्ट होगा उनका एग्जाम, थोड़ा बहुत होगा। तो एइनार भी उसको ऑर्डर दे देता है, कहता है ठीक है तो भाई तुम वहां पर जाओगे एक फ्रेशमैन के तौर पर। वह भी पूरी जोश के साथ कहता है ठीक है सर, मैं भी अपनी एसी को अपनी लाइफ के साथ प्रोटेक्ट करूंगा। तो भाई 2 महीने पहले जो सीक्रेटली इस एकेडमी में आया था लेकिन भाई फेयर तरीके से ना जाने कैसे ही उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लिया। हालांकि वो बात अलग है कि रिटन एग्जाम में उसकी भी हालत पतली हो गई थी और काफी लो मार्क्स के साथ पास हुआ था। लेकिन भाई फिजिकल में तो कुछ ऐसा दिखा दिया जिसे देखकर वहाँ के जजेस की आंखें फटी की फटी रह गई, सारी चीजों में एकदम टॉप। हाँ जैसा साइतामा ने किया था ऐसा ही हमारे इस बंदे ने किया है। उन्हें भी शक होने लगता है, वे भी सोचते हैं क्या ये कोई सच में कोई स्टूडेंट है और इसका स्टेमिना तो इतना खतरनाक है।
हाँ भाई, यही है एक असली हस्काल जो कि जनवरी के महीने में एक ट्रेन के पीछे 2 दिनों से दौड़ रहा है, बिना सोए बिना रेस्ट किए, और अब यह एक फ्रेशमैन बन चुका है। लेकिन क्योंकि अब तो ट्रेन पर अटैक हो चुका होता है, जिस दिन को देखकर उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और सोचता है आखिरकार मेरी भतीजी के ऊपर हाथ डालने की किसने कोशिश की है। जहाँ पर हम एसएटीसी के कैप्टन का सीन देखते हैं, उसे भी थोड़ी बहुत चोटें लगी होती है। वह भी कहती है आओ ये क्या हुआ। नो वे, क्या ये बैंडेड्स का काम हो सकता है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैंने तो सभी से मना कर दिया था मेरे पीछे आने के लिए। तभी उसकी नजर जाती है अपने वायलिन के ऊपर, जो कि वहीं पर एकदम सही सलामत रखा हुआ होता है, जिसे देखकर तो वह भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। कहती है ओह माय गॉड, सच में मुझे तो लगा था कि तुम्हें कुछ हो जाएगा, लेकिन तुम तो एकदम ठीक हो। मुझे ये जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई। लेकिन तभी उसे किसी लोगों की चलने की आवाज आती है और अगले पल वे लोग दरवाजे को तोड़कर अंदर एंटर कर जाते हैं। एसएडीसी अपने सामने देखती है, वहाँ पर कुछ बैंडेड्स होते हैं जो कि हमारी एसएडीसी को गंदी निगाहों के साथ देख रहे होते हैं और कहते हैं देखो तो सही, यहाँ पर भी कुछ है। और हमारे एमसी ने तो बाहर उस ट्यूटोरियल क्वेस्ट वाले बॉस का तो हालत खराब कर रखी होती है और वह हमारे एमसी से ही मरने की भीख मांग रहा होता है। इस टाइम तक उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी होती है। हमारा एमसी भी कहता है चिंता मत करो, तुम मरोगे नहीं, लेकिन वह नहीं मानता और कहता है मुझे मार दो प्लीज, मुझे मार दो। एमसी भी अपनी कुल्हाड़ी को उसके कंधे पर रखते हुए कहता है ऐसी बेकार की चीजों को कहना बंद करो भाई। और अगले पल वहां पर मारता है काफी गहरी सी चोट और उस चोट के ऊपर लगाने लगता है उसी हीलिंग पोशन को। और वह बंदा भी बार बार मना कर रहा होता है मत करो ऐसा, मत करो। और जब वह पोशन उसके कंधे पर डलता है तो उसे भी काफी जोर का पेन सहना पड़ता है। और बताया जाता है इस वर्ल्ड में सोल्जर्स फ्रंट लाइन पर रहते हुए आखिरकार किस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। राशन, सीनियर्स, ऑफिसर्स, कमांडर्स, दुश्मन के सैनिकों, या फिर हीलिंग पोशन से। और इस चीज का पेन वही समझ सकता है जिसने इसे एक्सपीरियंस किया हो। जहाँ पर हमारे एमसी का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब उसे काफी गहरी चोट लगी होती है और नर्सेज उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। उसका आर्म काफी ज्यादा चोटिल हो जाता है, लेकिन वह मना कर देता है इसका ट्रीटमेंट करवाने से और कहता है इसे काट दो। लेकिन नर्सेज तो नर्सेज हैं, वो मना कर देती हैं और कहती है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर काफी सारे पोषण है, ये आपका हाथ एकदम ठीक हो जाएगा। सर आपकी बॉडी हमारे देश के लिए एक ट्रेजर है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पर एमसी चलाते हुए कहता है आखिरकार ट्रेजर के साथ ऐसा कौन बिहेव करता है। और यह है उसका तब का एक्सपीरियंस होता है जब वह पूरी तरीके से मैच्योर भी नहीं हुआ था। जहाँ पर नर्स एक और पोशन की बोतल लाते हुए कहती है यहाँ पर एक और बोतल है जिसे हम यूज करने वाले हैं, अगर तुम्हें दर्द हो तो बताना। और उस दिन के बाद से हमारे एमसी ने यह इंश्योर किया कि उसे कोई मेजर इंजरी ना लगे। हमारे एमसी को यह एक कर्स्ड मेडिसिन से ज्यादा कुछ नहीं लगता, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जिसे किसी भी चोट पर डालने से बाद उस चोट का सही होने का दर्द जो लंबे टाइम में फील होना चाहिए था वो एक ही बार में फील होता है। जब मैंने इस पोशन की इफेक्ट्स को अपनी बॉडी पर एक्सपीरियंस किया तो मुझे एक और नया तरीका मिल गया इसे यूज करने का। और मेरे कॉमरेड्स भी इससे काफी ज्यादा ही इम्प्रेस हुए, वो दिख भी रही हैं। और इसी चीज को हमारे एमसी ने एक इंटेरोगेशन करने का एक काफी अच्छा सा हथियार बना लिया। जहाँ पर हमारे एमसी ने उस बंदे के शरीर पर काफी सारे कट्स लगाकर उसको हील किया होता है, जिस वजह से उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वह भी थक चुका होता है, वह भी कहता है प्लीज मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे कुछ नहीं पता प्लीज। और हमारे एमसी की नजरों में यही है सच उगलवाने की एक असली दवा। वह तो मना कर रहा होता है, लेकिन हमारे एमसी फिर से उसके ऊपर वही पोषण डालता है और कहता है नहीं तुम मर नहीं सकते। और सोचता भी है आखिरकार यह ट्यूटोरियल वॉस है तो इसे मरना नहीं चाहिए। तो इसने इस ट्रेन पर इतना बड़ा टेरर अटैक करवाया, लेकिन उसे खुद याद नहीं कि आखिरकार किसने कहा था इसे कि उस ट्रेन पर अटैक किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं इसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन जैमिंग स्पेल को कास्ट किया गया हो। तो ये हमारा एमसी लाइन ऑफ फायर का यूज करते हुए देखता है कहीं पर एक बंदे को, यहाँ पर किसी बंदे ने हमारे एमसी को एम करके अटैक किया होता है। जिस अटैक की डायरेक्शन को हमारे एमसी ने भी पता लगा लिया होता है, वह आ रहा होता है काफी बड़ा सा पत्थर, जिसे हमारा एमसी काफी आसानी से डॉज कर लेता है। सोचता है यहाँ पर तो गन का भी यूज नहीं कर रहा, आखिरकार ये क्या है। और देखा जाए तो ये काफी बड़े बड़े पत्थरों को मेरी तरफ फेंक रहा है। इसकी तो स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा ही खतरनाक होने वाली है। वहाँ पर भी धूल उड़ने लगती है और इन पत्थरों की वजह से वहाँ से जब वह धूल हटती है हमारा एमसी भी एकदम सही सलामत खड़ा होता है। उसे भी लग रहा होता है कि जो उसका अगला अपोनेंट होने वाला है उसे भी लाइन ऑफ फायर टेक्निक एकदम अच्छे से आती है और कहता है बाहर निकलो। वहीं सामने से भी एक बंदा चलकर आने लगता है
और सामने से एनार का वही सोल्जर आ रहा होता है जो कि कहता है तुम भी सच में काफी ज्यादा कैपेबल हो, लेकिन क्या तुमने मेरी भतीजी के ऊपर हाथ रखने का ट्राई किया? सच में तुम तो एक काफी बड़े मूर्ख हो जो कि ऐसे स्किल्स के साथ यहाँ पर आए हो। एमसी भी हालांकि अंदाजा लगाने लगता है, वह भी सोचता है, देखने से ऐसा लगता है कि यह बंदा जो है यह ट्यूटोरियल बॉस नहीं है, बल्कि जो सामने से आ रहा है वो है ट्यूटोरियल बॉस, और यह जो यहाँ पर पड़ा है यह तो सिर्फ उसका भतीजा है। अब भाई इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर वह भी तैयार हो जाता है फाइट के लिए, और तैयार होते हुए कहता है तो मैं भी आशा करता हूँ कि तुम्हें भी कुछ आता होगा। और हमारे एमसी को इस टाइम तक लगने लगता है कि यही है रियल बॉस। जहाँ पर बिना देरी किए हुए अंकल हमारे एमसी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और करता है काफी खतरनाक अटैक, जो कि अगर हमारे एमसी से हिट होता तो उसे भी काफी गहरी चोट लगने के अंदेशा था, लेकिन हमारा एमसी उसे डॉज कर लेता है। उसकी इतनी खतरनाक स्ट्रेंथ को देखते हुए हमारा एमसी भी मन में सोचता है यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यह तो एक ट्यूटोरियल बॉस होने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस टाइम तक हमारा एमसी भी फाइटिंग मोड में आ चुका होता है, अपनी एक्स को घुमाते हुए वह भी अटैक करता है, जिसमें होता है काफी तगड़ा अटैक का क्लैश, और सोचता है यह तो एक ट्यूटोरियल होना चाहिए था, लेकिन क्या मैंने कुछ गलत प्रेडिक्ट कर लिया है कि या फिर इस जैसी स्किल्स के साथ यहाँ पर सिर्फ चोरी करने आया है, या फिर इसके कुछ पीछे कोई और भी है। सच में यहाँ की सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स होती जा रही है, जहाँ पर हमको देखने को मिलता है उन दोनों के खिलाड़ियों के बीच में क्लैश। एमसी वन में सोच रहा होता है प्रिंसेस एसीडीसी जो कि इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट है, और वहीं दूसरी ओर वह अंकल सोच रहा होता है मेरी भतीजी एसीडीसी, मुझे उसे बचाना होगा। दोनों के मन में सेम ख्याल चल रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे से ही लड़ रही होती हैं। ट्रेन के बाहर तो लड़ाई चल ही रही होती है, वहीं ट्रेन के अंदर उन बैंडिट्स ने हमारी एसीडीसी को घेर रखा होता है, और वह बंदा कहता है वेल वेल तुम एक ऑर्डिनरी सर्वाइवर लगती हो, सच में तुम तो काफी ज्यादा ही ब्यूटीफुल हो। और इतना कहता ही है कि हमारी एसीडीसी अपने उसी इंस्ट्रूमेंट के साथ उसके चेहरे पर मार दिया अटैक, और कहती है काकांग काकांग ई मुझे माफ करना। और यही तो है बजरकर एनार की बेटी की पावर, जो कि एक अटैक से उस बंदे को ट्रेन की छत में घुसा दिया। बाकी के बंदों के भी पसीने छूटने लगते हैं, वे भी सोचते हैं क्या यह ब्यूटीफुल है, यह लड़की तो यह तो एक संग की लड़की है। और भाई बता दूं काकांग काकांग इसके इंस्ट्रूमेंट का नाम है। बताया जाता है कई तरीकों से यह अपनी मदर के साथ मेल खाती है, हालांकि इसके फादर खुद वजरकर एनार हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह इस दुनिया में जन्मी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूजिकल स्टूडेंट है। और वह रोते हुए कह रही होती है काकांग काकांग ई तुम सच में एक काफी अच्छे इंस्ट्रूमेंट थे। और हमारी एसीडीसी की ऐसी पावर को देखकर वे सारे लोग सदमे में चले गए होते हैं। वे कहते हैं बॉस 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 कहाँ है, बॉस को बुलाओ। लेकिन इस टाइम तक हमारी एसीडीसी भी वजरकर मोड में जा चुकी होती है, और उसका भी कोई इरादा नहीं होता इन्हें छोड़ने के बारे में, और कहती है मैं तुम्हारा बदला लूंगी। तभी हमारे एमसी को उस ट्रेन से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि कहते हैं बचाओ बचाओ, क्योंकि उस ट्रेन से उड़ता हुआ एक बंदा आ रहा होता है, और वहीं कुछ लोग भागते हुए भी आ रहे होते हैं। वे कहते हैं हमें बचाओ। इस सिचुएशन को देखकर वह अंकल और हमारा एमसी दोनों ही शांत खड़े रह जाते हैं, जहाँ पर एमसी तो कहता है वह लाल बालों वाली लड़की कैसी है, क्या वह सेफ है, एसीडीसी सेफ है ना? कहता है मेरी भतीजी सेफ है ना? और भाई अब जाकर इनको सिचुएशन के बारे में समझ में आता है, और वे दोनों ही एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। एमसी सोचता है जिस बंदे के ऊपर मैं अपनी हीलिंग पोशन को यूज कर रहा था वह इसका भतीजा नहीं था, और तभी उसे एक क्लिच याद आता है जिसमें पता होता है कि अगर कोई ट्रेन अटैक होगा तो वहाँ पर मेन प्रोटैगनिस्ट का एक हेल्पर भी होना चाहिए जो कि उसको असिस्ट करेगा। तब उसे समझ में आता है यह और कोई नहीं बल्कि एसीडीसी का एक हेल्पर है। और वह अंकल भी कहता है तो क्या तुम इन गुंडों की लीग में नहीं हो? इवान भी पूछता है मुझे भी नहीं पता, तुम्हें ऐसा आइडिया क्यों लगा कि मैं इन बंदों के साथ हूँ? जहाँ पर अंकल बताते हुए कहता है मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि तुम उस बंदे के ऊपर अपने हीलिंग पोशन का यूज कर रहे थे। मन में सोचता है अब इसे कौन बताए, ये तो बाबूराव का स्टाइल है। जहाँ पर एक बार दिमित्री भी इस पर चिल्ला रहा होता है, वह भी कहता है इस तरीके से पोशन का यूज कौन करता है रे? और उसे बताता है कि मैं यहाँ पर इससे कुछ उगलवाना चाहता था, जिस वजह से मैं इस तरीके से पोशन का यूज कर रहा था। तभी वह अंकल भी कहता है हाँ तुम्हें पहले ही मुझे बता देना चाहिए था इसके बारे में। जहाँ पर वह नोटिस करता है एसीडीसी को, जो कि वजरकर फॉर्म में और अब फार्मिंग करते हुए उन बैंडिट्स को भगा रही होती है। अंकल भी कहता है मेरी भतीजी क्या तुम ठीक हो? और वह भी अपने अंकल को पहचान लेती है। एमसी भी एसीडीसी को देखकर मन में सोचता है 7 साल हो गए हैं जब से मैंने इस एसीडीसी को देखा है। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो ये काफी प्यारी सी छोटी बच्ची थी, क्या इसे मैं अभी भी याद होऊंगा? छोड़ो टारगेट सेफ है, और इसका हेल्पर इतना कैपेबल है कि उसे किसी भी खतरे से बचा सकता है, और अगर अभी मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दूंगा तो ये भी काफी बुरा रहेगा, तो मुझे यहाँ से चले ही जाना
जाना चाहिए। तभी एसिडिसी किसी को नोटिस करती है, वह देखती है और कहती है अंकल आपके साथ एक और बंदा यहाँ पर खड़ा था, वह कौन था, वह कहाँ चला गया। इस चीज को नोटिस करते हुए वह भी शांत रह जाता है और अपनी लास्ट फाइट को याद करने लगता है और सोचता है वह फाइटिंग स्टाइल यह तो एग्जैक्टली क्रिसिलोव स्पेशल ऑपरेशन यूनिट की तरह था और जिस तरीके से वह अपनी कुल्हाड़ी को यूज कर रहा था वह भी थोड़ा फेमिलियर था, स्टाइल था, यह कुछ मेरे भाई एइनार की फाइटिंग स्टाइल जैसा था। तो फिर ऐसा तो सिर्फ एक ही बंदा हो सकता है, हीरो रिजर्व इवान पेट्रोविच। और वह कहता है एसीडीसी क्या तुम्हें एक बंदा याद है जिसका नाम है इवान पेट्रोविच। वह भी कहते हैं क्या मिस्टर इवान, हाँ मैं जानती हूँ उन्हें, वह सच में काफी अच्छे पर्सन है, काफी ज्यादा काइंड और काफी ज्यादा हैंडसम भी। उसका अंकल भी कहता है वैसे मुझे इतनी बातों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ टाइम पहले सुना था कि वह 2 साल पहले ही मर चुका है। वैसे अगर वह अपनी दाढ़ी को सेव नहीं करेगा तो उसे पहचानना भी मेरे लिए भी मुश्किल है। वहीं पर हमें दूर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि कहीं दूर खड़ा होता है, वह भी सोचता है सच में आज का दिन काफी ज्यादा थका देने वाला था। एइनार की बेटी सेफली क्रिसिलोव में आ चुकी है और उसके साथ जो एजेंट आया है वह हस्काल्स है। तो स्टारगेट को तो सेफली सिक्योर किया जा चुका है, जहाँ पर हमें इवान को उसके ऑर्फनेज में दिखाया जाता है, जहाँ पर वह उन्हीं डिटेल्स को देख रहा होता है। सोचता है एइनार तो आ चुकी है, तो अब बची है इजाबेला जो कि हीरो की बेटी है, जो कि फरवरी के पहले सप्ताह में यहाँ पर आने वाली है। और उसी के कुछ दिन बाद ऑस्कर जो कि नाइट गलवर्ट का बेटा है वह भी आने वाला है। हालांकि इनको यहाँ आने में ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और ज्यादा कुछ गड़बड़ी होने के काफी कम ही चांसेस हैं। तो अब बची है मेज व्योलग्रीन की बेटी जो कि एयरशिप से आने वाली है, और एंक्वायर की डिसाइपल लूजिया वह तो पहले ही कैपिटल में आ चुकी है। वैसे मैं पर्टिकुलरली इनसे मिलना नहीं चाहता तो छोड़ो, अब बस मैं 2 ट्रेन टेरर अटैक्स को और रोक लूं तो ये ट्यूटोरियल शायद कंप्लीट हो जाएगा। तो इस केस में मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर वह एक बार फिर से एक कागज के ऊपर अपनी फेवरेट खानों के नाम लिखने लगता है, जहाँ पर वह लिखता है किमची, स्ट्यू, डम्पलिंग और भी काफी सारी चीजें, और एक ट्यू को भी लिखता है। वह सोचता है लजीज खाना जो कि हमारे स्कूल के सामने की दुकान पर मिलता था, सच में कितना ही स्वादिष्ट था वो। हाँ मैं घर जाना चाहता हूँ। जहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि वहाँ खिड़की के पीछे एक लड़की होती है जो कि कहती है क्या आप हमें फिर से अवेंडन कर दोगे। अब इस आवाज को सुनकर वह भी पीछे मुड़कर देखता है कि कौन है। ये होती है प्रिसिला जो कि इसी ऑर्फनेज की एक स्टूडेंट है और 17 साल की हो चुकी है। इवान भी पूछता है आखिरकार तुम वहाँ पर कब से थी। वह भी कहती है तभी से जब तुम उन फूड्स के नाम को बड़बड़ा रहे थे। इवान और पूछता है कि तुम यहाँ पर इतने ऊपर कैसे आ गई। प्रिसिला भी कहती है क्योंकि मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ और मैं लेसन्स को काफी अच्छे से ध्यान से सुनती हूँ। तो इवान भी कहता है लेकिन फिर भी उसमें यह तो नहीं सिखाया जाता कि वॉल्कली में चढ़ाना। और एमसी बताता है इस ऑर्फनेज में एक काफी लंबे चलने वाला गेम है जहाँ पर वे दोनों बाहर आ रहे होते हैं। वह प्रिसिला भी कहती है मैं जीत चुकी हूँ। हमारा एमसी भी कहता है अगली बार से मेरे रूम में आने से पहले हॉलवे का यूज करना, इस तरीके से चढ़कर मत आना। जहाँ पर हमें उस गेम का नाम बताया जाता है। ऑर्फनेज डायरेक्टर को अप्रोच करना बिना उसे पता लगे। यह एक ऐसा गेम है जो कि बच्चों के बीच में सच में काफी खतरनाक तरीके से पॉपुलर है, जहाँ पर एक लड़का छुपा हुआ होता है और वह एक बॉल को फेंक कर मारता है इवान की तरफ, जिसे इवान भी नोटिस कर लेता है और उस बॉल को वहीं हवा में कैच कर लेता है। और बताया जाता है इवान अगर कोई चीज उसके पीछे से भी फेंकी जाए तो उसे पीछे से भी कैच कर लेता है और वह छुपे हुए बच्चों को एक ही बार में ढूंढ लेता है। और इससे भी इम्पोर्टेंट यह अपनी अपीयरेंस से एकदम अलग है, बिल्कुल हार्मलेस। तो इस वजह से वह बच्चों के साथ खेलने वाला उनका सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है और इवान भी उन बच्चों को इस तरीके से एक्ट करने से नहीं रोकता। इवान भी मन में सोचता है जब ये बच्चे इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे कि ये मेरे सेंसेस को भी धोखा दे पाए तो इस ऑर्फनेज को छोड़ने के बाद ये काफी ज्यादा कैपेबल हो जाएंगे कुछ भी करने के। अब जो अगला हीरो पार्टी का बच्चा है जो कि बॉर्डर को पार करके ट्रेन से यहाँ पर आने वाला है, उसे आने में 2 सप्ताह बाकी हैं। तब तक मैं एकदम फ्री हूँ, या फिर मैंने ऐसा सोचा था। यहाँ पर हमें एक बरसात भरी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिसिला को कुछ बंदों ने पकड़ लिया होता है। प्रिसिला भी कहती है हे गाइस अगर हमारे डायरेक्टर को तुम्हारे बारे में पता चला तो तुम नहीं बच पाओगे। वह बंदा भी पूछता है आखिरकार तुम किस डायरेक्टर के बारे में इतना बड़बड़ा रही हो, और क्या उसी ने तुम्हें अपनी प्रेजेंस को हाइड करना सिखाया है। तो आखिर ऐसा कौन डायरेक्टर है जो कि तुम्हें इन चीजों के बारे में सिखा रहा है। वह भी कहती है इवान पेट्रोविच, तुमने तो उनका नाम सुना ही होगा ना। वे लोग भी एकदम शांत रह जाते हैं, कहते हैं क्या इवान पेट्रोविच, और जोर जोर से हंसने लगते हैं। वे कहते हैं हाँ हाँ हमने सुना है जरूर। क्रिसिलोव में हर दूसरे बंदे का नाम इवान है और सरनेम के रूप में पेट्रोविच भी काफी कॉमन सा नाम है। लेकिन तभी कोई कहता है रुको तुमने किसके बारे में कहा।
प्रिसिला भी उसे देखकर थोड़ी डरने लगती है। वह कहती है वो डायरेक्टर इवान पेट्रोविच, और वह लड़की भी काफी खतरनाक लग रही होती है। जहाँ पर हमारे इवान पेट्रोविच के हाथ में होता है प्रिसिला का वही कपड़ा। वहाँ पर एक मेड आते हुए कहती है डायरेक्टर हमारे इस ऑर्फनेज से एक बच्चा गायब हो चुका है, क्या आपको प्रिसिला का नाम याद है? वही इवान भी कहता है हाँ मुझे याद है। जहाँ पर प्रिसिला के कपड़ों के ऊपर एक हाथ का निशान होता है। वह भी सोचता है इन कपड़ों के ऊपर एक निशान है क्रॉस वाला, और यह उन्हीं कमीने लोगों का निशान है, और ये निशान है फाउल टेम्पल के कमीने लोगों का। देखने से ऐसा लगता है कि मुझे अपने शेड्यूल को एडजस्ट करना होगा। और यह एक बुलावा है ओल्ड ग्रैंड मास्टर का, जिसने एक्सटर्मिनेशन यूनिट में भी सर्व किया और वही उसकी क्रिएटर भी है। जहाँ पर वह लड़की भी कहती है वह कमीना, क्या वह रिटायर नहीं हो चुका था, या फिर वह पीछे रहकर अपनी एक अलग ही असैसिन स्क्वाड बना रहा है। और भाई ये होती है शैडो ब्लेड इंक्वायर।